हेलो दोस्तों, सिविल सभा ईएस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के आखिरी पड़ाव की, जिसमें कुछ 2 मार्कर प्रश्न है, एक 7 मार्कर है और बाकी एक 10 मार्कर का है। तो जो 2 मार्कर के प्रश्न है उसमें है, देखिए वैसे तो हम प्रश्नों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, पर हम एक प्रोसेस जान रहे हैं कि प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाता है। जिसमें पहले हमारे पास है बनावली, धोलावीरा, लोथल और एक है कालीबंगा। अब देखिए वैसे तो ये सबको हर जगह कंटेंट मिल जाएगा, पर हमें ये जानना है कि अगर ये प्रश्न हमारे 2 मार्कर में आते हैं तो किस तरीके से इन्हें अप्रोच करना है, किस तरीके से इन्हें लिखना है। अब हम बात करेंगे पहले, अब सभी में एक ही प्रोसेस चलेगा। सबसे पहले इनकी हमें पता लगानी पड़ेगी अवस्थिति, इनकी लोकेशन कहाँ है। अवस्थिति के बाद में दूसरा पॉइंट आएगा इनका खोजकर्ता कौन है, और तीसरी चीज रहेगी इनके साक्ष्य या क्या विशेषता है इस स्थल की। तो चारों के बारे में हमें ये बेसिक चीज़ें याद करनी है और ये बेसिक चीज़ें लिखनी है, और यही सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ तरीका है लिखने का। तो अब बनावली की बात करेंगे तो बनावली की अवस्थिति लोकेशन कहाँ पे है, तो ये हरियाणा में है बनावली। खोजकर्ता कौन है इसके, तो आर एस बिस्ट है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से बेल की कांस्य मूर्ति, बेल की कांस्य मूर्ति के साथ साथ में यहाँ पे अंडाकार बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, और अंडाकार बस्ती के साथ साथ यहाँ पे जौ होती है, जौ के दाने का भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। तो ये हो गया हरियाणा। इसके बनावली के बारे में 3 चीज। पहली अवस्थिति हरियाणा, खोजकर्ता आर एस बिस्ट, और उसके बाद में जो उसके साक्ष्य क्या मिले, तो एक बेल की कांस्य की मूर्ति मिली है, अंडाकार बस्ती मिली है, और जौ के दाने देख सकते हैं, जौ के दाने के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। तो 2 मार्कर में बस इतना ही लिखना है, इसके अलावा ज़्यादा नहीं लिखना है। इसके बाद अगला आ जाएगा धोलावीरा कहाँ है, तो धोलावीरा की जो अवस्थिति है वो है गुजरात। इसके भी खोजकर्ता सेम ही है, आर एस बिस्ट है इसके भी, धोलावीरा के 1974 के आसपास ही खोज हुई थी। अब साक्ष्य यहाँ से क्या क्या मिले धोलावीरा से, तो धोलावीरा से साक्ष्य मिले हैं, एक तो जल निकासी प्रणाली के बारे में, एक हो जाएगा इसका जो जल कुंड मिला है यहाँ से, जल कुंड या जलाशय, ये 2 हो गई। इसके बारे में एक चीज और लिख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है, और ऐसी जगह लिखनी चाहिए उसे खास तौर पर, कि ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। तो हमने धोलावीरा के बारे में 4 चीज देख ली। इसकी अवस्थिति गुजरात, खोजकर्ता आर एस बिस्ट 1974 के आसपास है, एक जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं, जलकुंड जलाशय, और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो ये 3-4 चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। अब अगला है लोथल। अब लोथल भी गुजरात में है, और ये जो चारों है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी के मेंस की दृष्टि, और ये है 2024 जो मेंस होगा सितंबर अक्टूबर में जब भी होगा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये चारों, और जो 4 इसके पहले बता दिए थे। अब लोथल भी गुजरात में, अवस्थिति से गुजरात में हो गई। खोज करते इसके है आर राव इसे खोज करता। अब लोथल के साक्ष्य क्यों मिले, एक लोथल के जो साक्ष्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्या अहमियत रखते हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीएससी के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनता है लोथल से, और मेंस में भी बनता है। तो जो साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, एक तो पहला तो मिला है कि मानव निर्मित बंदरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव निर्मित बंदरगाह मिला है। डॉकयार्ड गोदीवाड़ा बोलते हैं उसको,
फिर है शतरंज, शतरंज के साक्ष्य, शतरंज के खेल के साक्ष्य, धान की भूसी के साक्ष्य। ऐसे 3-4 लिख सकते हैं। तो जो हमारा 2 मार्कर का है, 2 अंक का अब जो प्रश्न आएगा उसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता की दृष्टिकोण से, उस टॉपिक के दृष्टिकोण से कुछ 8 से 10 स्थल इंपॉर्टेंट है, जो बाकी की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, और बाकी ये 4 आपके समक्ष है, और इनके बारे में इतना ही लिखना है। अगर 2 मार्कर में आए तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। ठीक, अब इसके आगे बात करेंगे हम एक लघु उत्तरी लेते हैं जो 7 अंक का प्रश्न है। अब 7 अंक के प्रश्न में हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से एमपीपीएससी प्रश्न बना सकती है, ये प्रश्न बनाए गए हैं वहाँ से, और हम उसको एक लेवल अप करके आपके सामने रखते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। हमारा मेन मोटिव है टॉपिक पे डिस्कस करना, ताकि वो चीज़ें आपको याद रहे और एग्जाम में आप लिख सकें। कंटेंट बताना या पढ़ाना ये हमारा काम नहीं है, हम आपको डिस्कशन कराते हैं, डिस्कशन के थ्रू समझाना चाहते हैं, ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रहे। अब देखिए, एक प्रश्न के फॉर्मेट में हम बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। मान लीजिए कि अगर ऐसा प्रश्न आता है तो हमें किस तरीके से इससे डील करनी है। सिंधु घाटी के धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में बात करें, ठीक है। अब जब ऐसा प्रश्न लिखेंगे, अगर ये प्रश्न आया हमारा 7 अंक का, अगर मान लीजिए इस बार एमपीपीएससी में आता है 7 अंक में प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए, ये धार्मिक विशेषताओं के बारे में लिखिए। चूंकि जिस प्रकार का माहौल है, जो चीज़ें चल रही है, उस हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि सिंधु घाटी के नए नए स्थलों की खोज होती जा रही है, नए नए चिन्ह, अंक, लिपियाँ वो कुछ साक्ष्य मिलते जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से ऐसी चीज़ें कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी हम एक भूमिका में हम लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की स्थलों से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर उनके धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में जानकारी मिलती है, या उनके धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में पता लगाया जा सकता है। ये हो गया भूमिका। इसके बारे में लिख देंगे धार्मिक दृष्टिकोण, सीधा हेडिंग डाल देंगे, सब हेडिंग। ऐसा करके आप चाहे तो पॉइंट वाइज लिखिए, या आपको जैसा उचित लगे बिंदु लगा दो, एरो लगा दो, जैसा ही, पर पॉइंट डालना ज़्यादा सही है। अब धार्मिक दृष्टिकोण में सबसे पहले लिख सकते हैं जो भी इसकी विशेषता है कि यह पृथ्वी को उर्वरा की देवी माना गया, ठीक। तो पृथ्वी को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा की गई, पृथ्वी की। इसके बाद में ध्यानमग्न योगी की मुद्रा में बैठे हुए एक पुरुष देवता के बारे में पता चलता है। फिर है, अब यहाँ पर मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, पर मंदिर के साक्ष्य व अवशेष नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन मंदिर के ना साक्ष्य मिले हैं ना अवशेष मिले हैं, कुछ भी मंदिर के बारे में नहीं मिला, पर मूर्ति पूजा के बारे में पता चला है। अब क्या हुआ है कि कालीबंगा से मिला है अग्निकुंड मिला है कालीबंगा से। तो इसका मतलब है कि ये लोग किसकी पूजा करते थे, अग्नि की पूजा भी करते थे, उससे अनुमान लगाया जाता है ये। अब इसके अलावा 5वां पॉइंट हो जाएगा हमारा कि मातृ देवी के उपासक थे ये, मातृ देवी के उपासक, क्योंकि ज़्यादातर हमें जो नारियों की मृण मूर्तियाँ मिली उनसे पता चलता है कि इनमें जो माता है, मातृ शक्ति है, उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही होगी, और मातृ देवी की उपासना करते थे। इसके साथ साथ ही पशुपति शिव की पूजा करते थे, वृक्ष पूजा करते थे, जल पूजा, नाग देवता की पूजा आदि भी ये करते थे। तो ये हो गए हमारे बेसिक 5 पॉइंट। इसके अलावा जो और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है
वो लिख देंगे। अब देखिए, पृथ्वी को उर्वरा देवी की मान के पृथ्वी की पूजा करते थे। ध्यानमग्न योगी की पुरुष योगी की मुद्रा, ध्यानमग्न योगी के बारे में पता चला है। मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले, लेकिन मंदिर के साक्ष्य अवशेष नहीं मिले हैं। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। मातृ देवी की उपासक थे, जिसमें पशुपति शिव की पूजा आराधना भी करते थे, वृक्ष पूजा करते थे, जल पूजा करते थे और नाग पूजा करते थे। फिर कुछ जगह जो समाधियां होती है, कब्र होते हैं, वहां पे बलि प्रथा के भी साक्ष्य मिले हैं। या जो कब्र है, समाधियां हैं जो समाधि स्थल पे, जैसे दिखेंगे समाधि स्थल पे, समाधि स्थल से कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। जो समाधि स्थल है, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे जब दफनाया जाता है तो उसके साथ में कुछ जो दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं होती है उनको भी उसके साथ में दफनाया जाता है, ताकि उसका जो नया जन्म होगा वहाँ पे भी ये चीज़ें उसे काम में आएगी। तो समाधि स्थल से कुछ वस्तुएं मिलती है जो उनके पारलौकिक जीवन की ओर इशारा करते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग पारलौकिक जीवन में भी विश्वास रखते थे। फिर एक जगह से बलि प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। बलि प्रथा के साक्ष्य से ये पता चलता है कि वो समाज अंधविश्वास और जादू टोने में भी विश्वास रखता था। तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि 7 अंक का तो 7 पॉइंट लिखे, पर कम से कम 5 से 7 के बीच में आपके पॉइंट्स होने चाहिए। अब हमने लिख दिया भूमिका, उनका धार्मिक दृष्टिकोण या धार्मिक विशेषताएं। फिर उसके बाद में आगे जाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे हम निष्कर्ष। अब ये एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं होता, आप सीधे अपनी भूमिका से चालू कर देंगे। हाँ, ये जरूर लिखना है। और निष्कर्ष, अब निष्कर्ष में कैसे लिखेंगे? उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर इस तर्क या इस बात तक पहुंचा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग पारलौकिक जीवन में विश्वास के साथ साथ कर्मकांड में भी विश्वास रखते थे या कर्मकांड से युक्त थे। ये हो गया हमारा धार्मिक दृष्टिकोण का 7 अंक का क्वेश्चन का आंसर। अभी हम टॉपिक कवर नहीं कर रहे, हमें क्वेश्चन की दृष्टि से एक उत्तर लिखने का हमने प्रयास किया है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है और बस इसको रिपीट देखिए, ऐसी चर्चा कीजिए। जब तक आप किसी टॉपिक पे डिस्कस करने के लायक या डिस्कस करने योग्य नहीं होते, उसका उत्तर लिखना उतना अच्छा नहीं होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि किसी भी टॉपिक पे 5 से 6 बिंदु आप एकदम अच्छे से कर ले, ताकि उन पर आप लिख भी सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा शॉर्ट आंसर, लघु उत्तरीय आंसर। अब इसके बाद एक दीर्घ उत्तरीय है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को जैसे आज हम चर्चा करेंगे, अगर आप ऐसे ही एग्जाम में चर्चा करेंगे या ऐसे ही उसको लिखेंगे, लेखन शैली इस प्रकार रखेंगे, तो निश्चित ही आपको और अधिक अंक मिलेंगे। अब देखिए, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वो प्रश्न की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक संरचना के तत्वों का उद्घाटित कीजिए, या सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक तत्वों को उद्घाटित कीजिए। आर्थिक तत्व, आर्थिक संरचना के तत्व। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक संरचना के तत्वों के बारे में जानकारी पूछ रहा है। जब हम किसी भी समाज के, किसी भी सभ्यता के बारे में जानना चाहते हैं या उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगाना चाहते हैं, तो हमें चार चीज़ें, बेसिकली 4 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जिसमें पहली चीज़ है आपकी कृषि, इसके बाद में आ जाएगा पशुपालन, पशुपालन के बाद में उद्योग के बाद में आ जाएगा व्यापार वाणिज्य। देखिए, हम किसी भी क्षेत्र के या किसी भी देश या किसी भी समाज के आर्थिक स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहेंगे, तो पहले हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए।
कृषि किस प्रकार रही है, पशुपालन है या कैसा समाज रहा है, पशुपालन कैसा है, उद्योग इंडस्ट्रीज किस प्रकार की है, और व्यापार वाणिज्य में इसमें आयात निर्यात कैसा है, परिवहन के साधन क्या है, मापतोल की प्रणाली क्या है, विनिमय के साधन क्या है, और जो व्यापारिक प्रामाणिकता है वो किस प्रकार है। जब ऐतिहासिक किसी भी सभ्यता या संस्कृति के बारे में बात करेंगे तो ये आर्थिक संरचना के, आर्थिक समाज के दृष्टिकोण से ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब एमपीपीएससी के मेंस के दृष्टिकोण से हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। अब ये हमारे पास डाटा है कि हमें इन 4 बिंदुओं के आधार पर उत्तर लिखना है। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, प्रभावी भूमिका। अब यदि 7 नंबर का प्रश्न होता यही वाला, तो हम क्या करते इसमें, इससे आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर ही इसकी परिभाषा लिखते, ये आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर ही इसकी हम भूमिका लिखते। लेकिन ये प्रश्न है 10 अंक का। अब जब 10 अंक के प्रश्न की बात करेंगे तो उसमें हम इस सभ्यता का परिचयात्मक दृष्टिकोण रुख अपनाएंगे। अब पहले क्या करेंगे, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय देंगे। अब परिचय देते हुए हम इसकी प्रस्तावना लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 10 अंक का है, बड़ा उत्तर है, 2 शब्दों का है। तो पहले सिंधु सभ्यता का परिचय देंगे यहाँ पे भूमिका में। अगर यही प्रश्न 7 अंक में होता तो हम परिचय नहीं लिखते, बल्कि सीधे इसके आर्थिक दृष्टिकोण से इसकी भूमिका लिखते हैं। पर यहाँ क्या है कि दीर्घ उत्तरी है 10 अंक का, तो हम लिखेंगे इसकी भूमिका परिचयात्मक रूप से। फिर अब यहाँ जाएंगे, जो हमारा मुख्य कंटेंट है, मुख्य कंटेंट क्या है, कृषि। अब लिख देंगे यहाँ, सब हेडिंग लगाएंगे। सब हेडिंग क्या लिखेंगे, आर्थिक संरचना के तत्व। अब लिख दिया, पहला करा कृषि। ठीक, अब जब हम कृषि के बारे में बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो कृषि में मुख्यतः फसलें आएंगी। तो कुल 9 प्रकार की फसलें थी, 9 प्रमुख फसलें, जिसमें गेहूं, राई, सरसों, कपास, खरबूज, तरबूज, अन्य आदि प्रमुखतः 9 प्रकार की फसलें थी। अब जो फसलें थी, अब फसलों के लिए सिंचाई होगी, तो सिंचाई 2 प्रकार की होती थी। एक तो वर्षाधीन या कृत्रिम, जैसे हम धोलावीरा के एरिया में जाएंगे, धोलावीरा क्षेत्र या धोलावीरा के आसपास का रंगपुर धोलावीरा, तो वहाँ पे जल निकासी अच्छी थी उसकी, ये वाटर मैनेजमेंट अच्छा था। धोलावीरा में भी हमने देखा जलकुंड था, तालाब था। तो तालाब क्या करते थे, आपकी जो कृषि होती थी, कृषि फसल, उसके लिए आपको पानी दिया जाता था। तो सिंचाई के 2 प्रकार हो जाते थे, एक तो वर्षा के आधार पर और एक कृत्रिम रूप से। अब 9 फसलें, आपको फसलों का नाम भी लिखना है, किन कौन से प्रकार है, नाम लिखेंगे कृषि वाले पोर्शन में। देखिए हम आपको डिक्टेट करा रहे हैं, आपको ये थ्योरी में लिखना है, बिल्कुल उसको वाक्यांश में तब्दील करना है। तो 9 फसलें हो गई, उनके नाम लिख देंगे। इसके बाद महत्व, कौन सी फसल किसका कितना महत्व था। जैसे अगर कपास की बात करें, तो कपास से ये लोग वस्त्र बनाते थे, सूती वस्त्र, और वस्त्रों का निर्यात भी होता था, उद्योग बन गया वस्त्र उद्योग। इसके बाद में देखा जाए तो यहाँ पे अन्य सभी प्रकार की फसलों के साक्ष्य मिले हैं। धान और जौ, धान और जौ, ये चावल बोले, ये प्रचलित नहीं थी, लेकिन इनके साक्ष्य जरूर मिले हैं। ये कृषि प्रचलित नहीं थी, जो हम बताए राई, सरसों, गेहूं, कपास, तरबूज, खरबूज, ये प्रचलित फसलें थी, और ये प्रचलित नहीं थी, लेकिन इनके साक्ष्य जरूर मिले हैं। फिर कृषि के बारे में और अगला पॉइंट देखेंगे, तो जो कालीबंगा है, कालीबंगा से एक हल मिला है, जुता हुआ खेत मिला है। तो वहां से ये पता लगाया जा सकता है कि जो हल होता है, हल से खेत की जुताई होगी, जुताई होने के बाद में खेत की उर्वरा शक्ति या उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी, और उपजाऊ शक्ति जब बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो उसका अधिशेष होगा, और अधिशेष होगा तो उसको रखने के लिए एक भंडारण सुविधा होनी चाहिए। भंडारण सुविधा जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो विशाल अन्नागार हैं, जहाँ पे रखा जाता था, इनका कोल्ड स्टोरेज किया जाता था, वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यहाँ पे कृषि अधिशेष वाली थी। तो हमारे पास 5-6 पॉइंट हो गए, कृषि अधिशेष। अब इनको हम वाक्यांश में तब्दील कर देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि संगठित कृषि थी, जिसमें प्रमुखतः इस प्रकार की फसलें थी, जिनका महत्व ये था। धान और जौ के जो प्रचलित फसल नहीं थी, किंतु इनके साक्ष्य अवश्य मिले हैं, और कालीबंगा से हल के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं।
जो जो प्रोसेस है कृषि दिशेष वाली, अब इसको लिख देंगे तो ये आपकी 4 से 5 लाइन में ये कवर हो जाएगा, कृषि वाला पोर्शन। इसके बाद हम बात करेंगे पशुपालन की। अब पशुपालन में भी जो प्रमुख पशु है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रमुखतः ये हाथी, घोड़े से तो नहीं पर हाथी, गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि अन्य पशुओं से परिचित थे। घोड़े से परिचित नहीं थे, बल्कि घोड़े के कुछ जगह अवशेष मिले हैं। घोड़े का कंकाल मिला है, जबड़ा मिला है, दांत मिला है, पर वो परिचित नहीं थे। अगर परिचित होते तो घोड़े के साक्ष्य हमें या तो उनकी मूर्तियों में मिलते, या चित्रों में मिलते, या मोहरों में मिलते, पर घोड़े से परिचित नहीं थे। तो ये जो पशुपालन करते थे, अब इनका महत्व क्या था? महत्व इस प्रकार था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन करते थे, पहला तो उनका जो उद्देश्य था, जो खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना, या जो भोजन आवश्यकताओं की पूर्ति करना। फिर दूसरा परिवहन के साधनों के लिए, परिवहन साधनों में कहीं जगह उद्योगों में उनका उपयोग किया जाता था। तो इस प्रकार से जो पशुपालन किया जाता था, तो पशुपालन का महत्व खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, परिवहन साधनों के लिए और उद्योग के लिए। अब यहाँ बता दिया कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, हाथी, कुत्ता, बिल्ली अन्य पशुओं से परिचित थे, किंतु घोड़े से नहीं है। तो हम यहाँ नोट करके या स्टार मार करके लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं है, जबकि सूतड़ा एक जगह है, सूर्यकोटड़ा से घोड़े के अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये पशुपालन के लिए इतना सफिशियंट है। ये पॉइंट हमारा 2 से 3 लाइन में हो जाएगा। देखिए लिमिटेड शब्द सीमा है, तो हमें उसकी उपयोगिता के आधार पर कंटेंट लिखना है, टॉपिक की उपयोगिता के आधार पर ही कंटेंट लिखना है। जैसे उद्योग में आएंगे तो उद्योग में क्या है, उद्योग में ईंट बनाने का कारखाना, चूंकि पकी हुई ईंटों की बिल्डिंगें मिली है हमें, तो इससे प्रतीत होता है कि यहाँ पे ईंटों का कारखाना होगा, मनका बनाने का उद्योग होगा। कपास से परिचित थे तो सूती वस्त्र उद्योग का भी हमें पता चलता है। पशुपालन करते थे उद्योगों में तो हाथी दांत सामग्री भी बेचते थे ये लोग, तो हाथी दांत सामग्री बनाने का कारखाना। तो इस प्रकार से बहुत सारे उद्योग थे, और इन उद्योगों की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार वाणिज्य फलता फूलता रहा। तो उद्योगों के बारे में देख लिए हम, किस प्रकार के उद्योग थे। अब व्यापार वाणिज्य के बारे में देखते हैं। अब देखिए, जब व्यापार और वाणिज्य के बारे में बात करेंगे तो एक किसी भी सभ्यता के लिए जो आर्थिक दृष्टिकोण से बात करते हैं, तो ये भी बहुत एक तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो पता चलता है कि उस सभ्यता का आयात निर्यात, चलो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। जब हम व्यापार और वाणिज्य की बात करते हैं, इसमें भी 3-4 चीजें आती है। पहली हो जाती आयात निर्यात, कि आपका आयात निर्यात कैसा है, किस प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, आप कौन सी चीज़ आयात करते हो, कौन सी चीज़ निर्यात करते हो। इससे आपके बिजनेस और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। दूसरा, मापतोल की प्रणाली, तीसरा हो गया वस्तु विनिमय के साधन, विनिमय का साधन। परिवहन के साधन, ये यातायात के साधन। एक हो जाएगा व्यापारिक प्रमाणता, व्यापारिक प्रमाणिकता। ठीक। अब आयात निर्यात की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लकड़ी, हाथीदांत सामग्री, पत्थरों की माला, वस्त्र आदि चीजों का निर्यात करते थे।
इन चीज़ों का हम क्या करते थे, ये सभ्यता के लोग क्या करते थे, इनका निर्यात करते थे। लेकिन सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर में बहुत इंपॉर्टेंट है लाजवर्द, नीला रत्न बोलते हैं इसे, लाजवर्द। इसे अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। अफगानिस्तान में एक जगह बंदक्षा, वहाँ से लाजवर्द आता था। और एक तांबा, तांबा वहाँ से आता था। राजस्थान में एक स्थान है गणेश्वर, वहाँ से तांबा आता था। तो इन चीज़ों का आयात करते थे और इन चीज़ों का निर्यात करते थे। ये आप वाक्य बना लीजिए। इस सभ्यता के लोग सिंधु घाटी हड़प्पावासी लकड़ी, हाथीदांत सामग्री, वस्त्र आदि चीज़ों का निर्यात करते थे। तो साथ ही तांबा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर, लाजवर्द जैसे बहुमूल्य पत्थरों का आयात करते थे। इसका निर्यात करते थे, हाथ लकड़ी का, और इन सारी चीज़ों का आयात करते थे। ये सारी चीज़ें लिख देंगे। इसके बाद में अगला आ जाएंगे मापतोल की प्रणाली। और साक्ष्य के लिए एक दो जगह का नाम लिख दे, जैसे कि बहुमूल्य पत्थर का नाम लिख देंगे अफगानिस्तान, तांबा का लिख देंगे गणेश्वर, राजस्थान में है। अब मापतोल की प्रणाली के बारे में बात करेंगे तो मापतोल की प्रणाली में जैसे कि हमें मोहनजोदड़ो से, यहां से मिला है तराजू, और ये मानक प्रणाली है इनके पास मापतोल की। मोहनजोदड़ो से हमें मिल गया तराजू। और एक और स्थल है लोथल, लोथल से मिला है हमें हाथीदांत का स्केल। अब देखिए हाथीदांत सामग्री कहाँ यूज होती है, बाहर भी संभवतः इसी प्रकार से यूज होती होगी। तो मापतोल की प्रणाली में हमें मोहनजोदड़ो से मिला है कि तराजू और लोथल से मिला है हाथीदांत। तो ये इससे ये बताया जा सकता है कि हड़प्पा वासियों की मापतोल की प्रणाली एक मानक प्रणाली थी जिनमें तराजू और हाथीदांत स्केल के साक्ष्य मिले हैं। आप कोष्टक लगा के ये जगह का नाम भी लिख सकते हैं। अगले आएंगे विनिमय के साधन के रूप में। तो चूंकि कहीं समय मुद्रा की प्राप्ति, मुद्रा मोहर की प्राप्ति नहीं हुई है, तो इसलिए यहाँ पे विनिमय के साधन के रूप में कौन सी प्रणाली प्रचलित थी, वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु। तो ये वस्तु विनिमय की प्रणाली यहाँ पे प्रचलित थी। अब परिवहन के साधन, परिवहन के साधन के रूप में एक दो प्रकार के थे, एक जल मार्ग और एक स्थल मार्ग। अब स्थल मार्ग के लिए तो ये लोग बैलगाड़ी का उपयोग करते थे, लेकिन जल मार्ग के लिए जहाज और नाव का उपयोग करते हैं। और इस बात की पुष्टि इस तरीके से होती है कि लोथल में एक बंदरगाह है जहाँ पे जहाज़ों का रुकना होता है, डॉकयार्ड है। तो वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि जल मार्ग भी एक परिवहन का मार्ग था। इसके बाद में आएगी व्यापारिक प्रमाणिकता। अब जब व्यापारिक प्रमाणिकता की बात करते हैं तो व्यापारिक प्रमाणिकता से तात्पर्य यह रहता है कि जो व्यापारी है वो जब दूसरे देशों में जाते हैं व्यापार करने के लिए, तो वहाँ पे कोई राजा होता है, अभिलेख लिखवा लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे मेसोपोटामिया के सारगोन शासक थे, मेसोपोटामिया के शासक सारगोन ने, उनके पास में एक अभिलेख है और उस अभिलेख में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि दिलमन, माकन और मेलुहा यहाँ के व्यापारी हमारे यहाँ जहाज लेकर आते थे, व्यापारी यहाँ के। अब दिलमन से मतलब बहरीन, माकन से मकरानी खाड़ी, और मेलुहा जो शब्द यूज किया गया है वो सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारियों के लिए किया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किया गया है। और यही प्रश्न मेलुहा के बारे में MPPSC ने एक बार 3 अंक में पूछा है, मेलुहा। और ये यहाँ से आता है कि जो सारगोन के, जो मेसोपोटामिया के शासक सारगोन के अभिलेख में वहाँ मेलुहा यूज किया गया है। तो ये हो गया, इसे व्यापारिक प्रमाणिकता भी मिलती है कि हाँ भैया यहाँ के लोग जाते थे व्यापार करने के लिए, स्पष्ट प्रमाण है। तो हमारा वैदेशिक संबंध भी था। तो ये हो गया हमारा। अगर इस प्रकार से आप लिखेंगे उत्तर डिटेल में और व्यवस्थित सीक्वेंस में, क्रम में, तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। अब ये लिखने के बाद में ये हो गया हमारा 4 जो हम पॉइंट आउट करे थे, कौन कौन से, एक तो कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार वाणिज्य। अब ये लिख देंगे आराम से, 200 से 250 शब्द आपके हो जाते हैं। हम डिटेक्ट करें, आप इसको लिखेंगे तो आराम से हो जाएंगे। अब इसके बाद में एक निष्कर्ष लिख देंगे, जो इसके पहले हम ट्राई कर चुके हैं, निष्कर्ष लिखना भी आपको सिखा दिए। तो निष्कर्ष लिखेंगे। अब निष्कर्ष कैसा लिखेंगे, निष्कर्ष हम ऐसा लिखेंगे कि उसका व्यापारिक संतुलन दिखे कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसित थी, जिसका विदेशों के या वैदेशिक संबंध था, व्यापारिक वैदेशिक संबंध था। अब हम देखिए मेसोपोटामिया से इस बात की पुष्टि भी होती है। फिर लिख देंगे कि इसकी जो उन्नति है
वो नगरीय सभ्यता की ओर इंगित करती है, और नगरीय सभ्यता इस बात की पुष्टि करती है कि एक यह विकसित अर्थव्यवस्था थी। ये और आप इसको आप अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं, पर जब निष्कर्ष लिखेंगे तो उसमें आर्थिक दृष्टिकोण इसका प्रतीत होना चाहिए, आर्थिक दृष्टिकोण आना चाहिए। देखिए, अब हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लगभग जो मेजर एस्पेक्ट है, मेजर पोर्शन है, हम वो कवर कर चुके हैं। क्योंकि एमपीपीएससी जो मेंस होगी 2024 वाली, वहाँ से जब क्वेश्चन बनाएगी तो उसके पास तीन तरीके हैं, तीन तरीके हैं प्रश्न पूछने के। एक तो पूछेगी 2 अंक का, और 2 अंक के प्रश्न वही पूछेगी अगर सिंधु घाटी सभ्यता से पूछती है तो जो हम अभी 8 से 9 स्थल की आपसे चर्चा करे हैं, ये तो इन स्थलों के बारे में पूछेगी। अगर 7 अंक का पूछेगी तो एक ही प्रश्न पूछेगी 7 अंक का। अब 7 अंक में अगर प्रश्न पूछेगी तो वही पूछेगी कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक या राजनीतिक या आर्थिक या सामाजिक। 10 अंक में भी यही वाला पूछेगी, इनको ही शब्द सीमा बढ़ा देंगी। तो हम ये तीनों पे तैयार कर चुके हैं, तीनों के बारे में हमने देख लिया। अगर यहाँ से प्रश्न आए तो किस प्रकार उस प्रश्न को अप्रोच करना है, टेकल करना है, लिखना है, ये सारी चीज़ें हम बता दी सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में। अब जो अगला कार्यक्रम है, जो आगे आएगा, आगे आने वाले विषय में रहेगा वैदिक काल, वैदिक सभ्यता। अब जो वैदिक सभ्यता है हम पूरा टॉपिक कवर नहीं करेंगे। हम वैदिक सभ्यता में क्या कवर करेंगे कि जो मेंस के क्वेश्चन आने की संभावना है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, कहाँ से आते हैं क्वेश्चन, हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ताकि हमारे से वो क्वेश्चन स्पष्ट रूप से बन जाए। जैसे कि अधिकतर वैदिक काल में पूछता है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, तो ऋग्वैदिक काल की ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा कीजिए, यह क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके एमपीपीएससी में। ये उत्तर वैदिक दे देगा, सामाजिक की जगह आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कुछ भी दे देगा, पर यही रहेगा। देखिए, इतिहास में अगर किसी भी टॉपिक को आप तैयार कर रहे हैं तो उसको आपको 4 बिंदुओं पर रखना है, 4 स्तंभों पर, जिसमें पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है राजनीतिक, चौथा है सांस्कृतिक या धार्मिक। जब तक आप किसी भी टॉपिक को इन 4 स्तंभों पर रखकर नहीं परखेंगे, आपका वो टॉपिक कभी कंप्लीट होगा नहीं, और होगा भी तो आप उस पर लिखने की स्थिति में कम से कम नहीं रहेंगे। एक बात याद रख लीजिए, आपको किसी भी टॉपिक को इस दृष्टिकोण से पढ़ना है, इस दृष्टिकोण से पूरा करना है। तो हमारा जो आने वाला प्रोग्राम है, जो अगली क्लास रहेगी, वो वैदिक सभ्यता से रहेगी, वो इसी ढांचे पर आधारित रहेगी। और यहाँ से हम आपको प्रश्न देंगे, आप प्रश्न लिखिएगा। इस प्रकार से क्लास कंटिन्यू रहेगी, और यहीं से इसी प्रकार सीक्वेंस में क्रम में चलेंगे। वैदिक के बाद में गुप्त, महाजनपद, बौद्ध, जैन, वो जो भी आएगी क्लासेस वो इसी ढर्रे पर आएगी। ठीक है, तो एक प्रश्न है अब आपके लिए, अगर आप चाहे तो उस प्रश्न का उत्तर लिखिए, वो एक ही बचा है। और चूंकि एमपीपीएससी ने अपना लेवल बढ़ाया है, अब जब 2023 के प्रश्न पत्र देखते हैं तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा कुछ प्रश्न के पूछने के तरीके में थोड़ी सी चेंजेस देखे हैं थोड़े। तो एक प्रश्न है, अगर आप लिखना चाहे तो इसे लिखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से ही, और आखिरी प्रश्न है ये। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की वर्तमान प्रासंगिकता को उद्घाटित कीजिए। इसमें हम इस बात की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तब ये प्रश्न लिखिए, भेजिए, इसको चेक करते हैं, जांचते हैं, फिर बताते हैं कि कहाँ तक हमारा स्कोर जा रहा है, कैसे और सुधारना है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जब तक धन्यवाद।